एक ऐसे जमाने में जहां बाकी सब लोग जागृति को चुनते थे, मैंने इसके बजाय साधना को चुना। मेरे क्लासमेट हंसे, मुझे बेवकूफ कहा, क्योंकि एक सदी पहले एक बड़े युद्ध में साधना की परंपरा खत्म हो गई थी, जिससे साधना सिर्फ सेहत के लिए एक तरीका बन गई थी, जबकि जागृति ही ज्ञान का सच्चा रास्ता था। हालांकि मुझे उनके मजाक पर कोई हमदर्दी नहीं हुई, क्योंकि जल्द ही चांद फटने वाला था, जिससे अनगिनत ताकतवर राक्षस निकलेंगे जो तुरंत अनगिनत जागृत लोगों को खत्म कर देंगे और सिर्फ साधक ही अकेली उम्मीद बचेंगे। इस समय मैं अपने हाथ में उस आकृति को खाली आंखों से देख रहा था। मेरे पिछले जन्म में मैं और मेरा परिवार उस तबाही में मारे गए थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से मैं साधना की दुनिया में आ गया। इत्तेफाक से मुझे 3 जीवन बनाने की तकनीक मिली, जिसे मैंने 1000 साल तक लगन से साधना की, अजेयता हासिल की और एक किंवदंती बन गया। फिर भी ये निराशाजनक साधना सिर्फ समय और जगह से आगे बढ़कर अमरता पाने के बाद उस दिन पर लौटने की एक उम्मीद थी, जब राक्षस मेरे माता पिता को बचाने के लिए उतरे थे। अचानक मैं वापस अपना कॉलेज एप्लीकेशन भर रहा था। इन चुआन, अगर तुम साधना चुनते हो तो हम इस एग्जाम के लिए तुम्हारे साथ टीम नहीं बना पाएंगे, जाओ किसी और को ढूंढो। झांग शुया ने निराशा में सिर हिलाया और 2 लड़कों और 2 लड़कियों के साथ चली गई। 1 महीने पहले वे 6 इस एग्जाम के लिए टीम बनाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पिछले हफ्ते उनमें से 5 अपनी शक्तियों को जगाने में नाकाम रहने के बाद पीछे हटना चाहते थे। आखिर जो नहीं जागे थे उन्हें बोझ समझा जाता था। ठीक है, मैंने शांति से कहा। यह आसान सा जवाब सुनकर वे पांचों हैरान रह गए। उम्मीद थी कि मैं उनसे विनती। ऐसा लगता है कि जागे न होने के बाद से किन चुआन ने पूरी तरह हार मान ली है। यह देखकर झांग शुया की आंखों में कुछ अफसोस दिखा। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। एक दुबले पतले लड़के ने ठंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। टीममेट्स द्वारा अकेला छोड़ा हुआ देखकर आसपास के स्टूडेंट्स फिर से हंस पड़े, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। घर वापस आकर मेरे मम्मी पापा ने एक शानदार डिनर बनाया था। ये जानते हुए कि उनका बेटा अभी उठा नहीं है, उन्होंने जानबूझकर खाने के दौरान इस टॉपिक को टाल दिया। खाना खत्म करने के बाद ही मैंने पूछा। मेरे पापा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। इस कार्ड में पिछले 20 साल की हमारी सेविंग्स है, इसे ले लो। तुम्हारी माँ और मैं अभी जागे नहीं है, लेकिन हम ठीक है। तुम अब बड़े हो गए हो और अब तुम्हारे लिए अपने फैसले खुद लेने का समय है। हम तुम्हारी मदद के लिए बस इतना ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने कार्ड मेरे हाथ में दिया और किचन में मेरी माँ को बर्तन धोने में मदद करने चले गए। मैं वहीं हैरान खड़ा रहा। 1000 साल पुराना यह रिश्ता, पुरानी यादें मेरे दिमाग में फिर से उभर आईं। याद और असलियत के बीच की लाइनें धुंधली कर दी। मेरे हाथ में कार्ड बहुत भारी लग रहा था। इस बार मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा। इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी। साधना खजानों की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने पर निर्भर थी। खजाना खरीदने का मतलब था पैसा, इसलिए अपने पिता के साथ बिना तमीज दिखाए मैंने पैसे लिए और पास की सबसे बड़ी फार्मेसी में चला गया। रुईकॉम फार्मेसी में बहुत चहल पहल थी। ज्यादातर दवा खरीदने वाले जागे हुए लोग भरे हुए थे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? फार्मेसी यूनिफॉर्म में एक सुंदर महिला क्लर्क ने पास आते हुए पूछा। क्या आपके पास जिनसिंग, स्नो लोटस या इडियट हर्ब्स हैं? क्लर्क ये सुनकर हैरान रह गई कि मैं हर्ब्स खरीदना चाहती हूँ। आजकल लगभग हर कोई रेडीमेड दवा खरीदता है, हर्ब्स कौन खरीदता है? उसने सोचा। हाँ, हमारी एक ब्रांच है जो हर्ब्स में स्पेशलाइज करती है। शायद वहां वह चीज हो जो आपको चाहिए। फिर वो मुझे हर्ब्स की खुशबू से भरी एक फार्मेसी में ले गई। पिछली दुकान के उलट ये खाली थी। पढ़ने का चश्मा पहने एक बुजुर्ग आदमी कंप्यूटर के सामने चुपचाप किताब पढ़ रहा था। मिस्टर की, इस कस्टमर को हर्ब्स खरीदने की जरूरत है, क्लर्क ने इज्जत से कहा। मैं समझ गया, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। मिस्टर की ने सिर हिलाया, फिर अपनी किताब नीचे रखी और मेरी तरफ देखा। तुम क्या खरीदना चाहोगे नौजवान? दवा वाली हर्ब्स जितनी पुरानी होंगी उतनी अच्छी होंगी, मैंने सीधे कहा। आजकल ज्यादातर लोग दवा वाली हर्ब्स नहीं खरीदते। बूढ़ी की ने कुछ देर कंप्यूटर चलाया। खुद देख लो। मुझे इन्हें खुद देखना है। मैंने एक जिनसिंग, एक स्नो लोटस और एक 1000 साल पुराना लिंगजी मशरूम चुना। ओल्ड की को थोड़ी हैरानी हुई। आजकल ज्यादा जवान लोग नहीं है जो इन महंगी दवा वाली जड़ी बूटियों को पहचान सके। तो वह खड़ा हुआ और अपने पीछे लकड़ी की अलमारी से 3 बहुत अच्छे से पैक किए हुए डिब्बे निकाले। तुम देख सकते हो, लेकिन उन्हें छूना मत। तीनों जड़ी बूटियों से निकलने वाली हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए मैंने पूछा कि उनकी कीमत कितनी है। हर जड़ी बूटी के लिए 35,000, तीनों के लिए 10,50,000। मैंने थोड़ा मुंह बनाया। बहुत महंगा। मेरे पास सिर्फ 5 लाख से थोड़ा ज्यादा था, जो सिर्फ एक खरीदने के लिए काफी था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने ओल्ड की से कुछ और सस्ती जड़ी बूटियां लाने को कहा और ध्यान से उनकी असर और कीमत चेक करने को कहा। 350,000 बहुत महंगा है। यह लुआ हुआ फल सिर्फ 10,000 का है। जिनसिंग का असर 20 लुआ हुआ फलों के बराबर है और इसकी उम्र और रेयरिटी को देखते हुए इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 250,000 है। मैंने धीरे से कहा। ओल्ड क्यू की आंखें चमक उठी। तुम जवान हो, लेकिन तुम्हारी नजर थोड़ी तेज है। हालांकि ये जंगल का एक पुराना जंगली जिनसिंग है। 18 साल की उम्र से पहले रेगुलर इस्तेमाल करने से जागने का चांस बढ़ सकता है। अकेले इससे कीमत में कम से कम 10,000 जुड़ जाते हैं। ओल्ड क्यू ने अपने पास रखे उगाए हुए जिनसिंग की ओर इशारा किया। अगर तुम उगाए हुए जिनसिंग लेने को तैयार हो तो मैं इसे तुम्हें 100,000 में बेच सकता हूँ। मैंने उसे देखा और अपना सिर हिलाया। उसमें लगभग कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी और वह मेरे लिए बेकार था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर निशान थे और गुस्से वाला एक्सप्रेशन था फार्मेसी में आया। ओल्ड क्यू,
चलो बिल चुका देते हैं। अंदर आते ही उसने अपना बैकपैक काउंटर पर फेंक दिया, जिससे थोड़ा खून बह रहा था। ओल्ड क्यू ने पैकेट खोला और उसका सामान खाली कर दिया। खूनी एग्जॉटिक जानवर के सामान का ढेर, अच्छा खासा सामान। ओल्ड क्यू ने तारीफ की। बुरा नहीं, हम 2 अर्थ लेवल के जानवरों से टकरा गए और उन्होंने मेरे कुछ भाइयों को अपाहिज कर दिया। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, जिससे उसके पीले दांत दिखाई दिए। कुल 2 मिलियन मोबाइल ट्रांसफर से तुम्हें ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, मेरे लिए कुछ दवा तैयार रखना, मैं कल आकर ले लूंगा। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। तुम्हारी फार्मेसी जानवरों का सामान भी खरीदती है? मैंने हैरानी से पूछा। ओल्ड क्यू ने सामान ठीक करते हुए सिर हिलाया। कुछ दवा बनाने में मदद के लिए जानवरों के सामान की जरूरत होती है और यह आदमी एक अवेकन है जो इसमें स्पेशलाइज करता है। फिर ओल्ड क्यू ने मुझे देखकर मुस्कुराया। नौजवान, कोई डील करनी है? मैं तुरंत हैरान रह गया। कौन सी डील? मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बूढ़ा की साफ साफ कहा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इन जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकारी है। मेरी दुकान पर काम करो, ये 3 जड़ी बूटियां तुम्हारी पेमेंट होंगी। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। टाइम नहीं है। फिर बूढ़े की ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्के से थपथपाया और कहा, तो मैं समझौता कर लूंगा। लोग अक्सर यहाँ जंगल से मिली दवा वाली जड़ी बूटियां बेचने आते हैं। कभी कभी मुझे कुछ अजीब जड़ी बूटियों के बारे में पक्का नहीं पता होता और मुझे तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम उन्हें जांचो। क्या ये ठीक है? जरूर, मैंने सिर हिलाया। यह शर्त किंचुआन के लिए एक सौदे की तरह लग रही थी, लेकिन अपने अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ बूढ़े की को जड़ी बूटियों को जांचने में मदद करना बूढ़े की के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी डील थी। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज ला सकोगे। बूढ़े की ने मुझे 3 डिब्बे दिए और फिर सामान साफ करने के लिए मुझे जड़ी बूटियां मिलने के बाद मैं टैक्सी से यून लेक पार्क गया। मेरे दोबारा जन्म के बाद मुझे पता चला कि यून लेक पार्क में स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरी जगहों से ज्यादा थी और मैं वहां अपनी साधना को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। तीनों जड़ी बूटियों में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा नहीं थी। दूसरे साधकों के लिए कि रिफाइनिंग तक आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता था, लेकिन एक पुराने पीक साधक के तौर पर मैं नेचुरली इन तीनों जड़ी बूटियों का पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर सकता था, जिससे वेपन रिफाइनिंग तक आगे बढ़ना पक्का हो गया। यून लेक पार्क में कई बूढ़े आदमी झील के किनारे बैठकर मेडिटेशन और साधना कर रहे थे, लेकिन जिसे वे मेडिटेशन कहते थे वह वहां बैठकर आराम करने के अलावा और कुछ नहीं था। यह बिल्कुल भी असली साधना नहीं थी। मैं एक बड़े विलो पेड़ के पास बैठ गया और कई सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी तुरंत मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ दिन पहले जब मैंने साधना शुरू की तो इन बूढ़े लोगों को पता चला कि मेरे पास रहने से उन्हें एनर्जी मिलती है, इसलिए जब भी वे मुझे देखते वे हमेशा मेरे पास आ जाते थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और 3 लाइव्स क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे आसपास की हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो गई और विलो की डालियां हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे वे थोड़ी हरी हो गई हों। मेरे आसपास के बूढ़े लोग पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे थे और पार्क में सब लोग जा चुके थे। बस इतना ही काफी था। एक और अंदरूनी जांच के बाद मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जमीन पर एक छोटा सा स्पिरिट सीजिंग एरे बनाया। 3 दवा वाली जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें एरे में रख दिया। एरे से एक धुंधली चमक निकल रही थी और तीनों जड़ी बूटियां जल्दी ही मुरझा गई। अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल रही थी, जो दिखने वाली स्पिरिचुअल धुंध के गुच्छों में मिल रही थी, जिसे मैंने सोख लिया। इस समय मेरा दिमाग फोकस था और मैंने पूरी तरह से रुकावट को तोड़ने पर ध्यान दिया। सुबह सुबह मेरे चारों ओर एक बवंडर आया। अचानक मैंने अपनी कसकर बंद आंखें खोली, बासी हवा की एक सांस छोड़ी, पैदा कर लिया था। फिर मैं उठा और चला गया। इसी समय सुबह की एक्सरसाइज कर रहे कुछ बुजुर्ग आदमी आए। ये तस्वीर जमीन पर किसने बनाई है? दिलचस्प है। सफेद बालों वाले एक आराम से रहने वाले बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक इसे देखा, फिर ड्राइंग के बीच में बैठ गया और तुरंत चौंक गया। पता लगाओ ये तस्वीर किसने बनाई है। घर वापस आकर मैंने स्कूल जाने से पहले अपने कपड़े बदले। थोड़ी देर बाद शिक्षा मंत्रालय सभी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पहला तियानमिन कप कंपटीशन आयोजित करेगा। पहले स्थान पर आने वाले को बहुत ध्यान और रिसोर्स मिलेंगे। सिर्फ वही लोग जो नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गाओकाओ के जरिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उन्हें तियानमिन कप कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इसलिए मुझे इस गाओकाओ में इस मजे में शामिल होना है। इस समय सीनियर 3 की क्लास 6 में बहुत शोर था। मेरे आने से क्लास थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। हमारी क्लास का कल्टीवेशन मास्टर आ गया है। कल्टीवेशन की दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर आ गया है। किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। दूसरे स्टूडेंट्स मुझे हैरानी से देख रहे थे। आज मैं हमेशा से अलग लग रहा था। मुझ में एक दूसरी दुनिया का ऑरा था। तभी हमारे होमरूम टीचर झांग हाइलू क्लासरूम में आए, सबको चुप कराने के लिए डेस्क पर थपथपाया और इस साल के गाओकाओ के जरूरी पॉइंट समझाने लगे। इस बार यह लांशी के 28 हाई स्कूलों के लिए एक जॉइंट एग्जाम है। लोकेशन एग्जाम रूम 38 का वाइडनेस एरिया है। अलग अलग लेवल। सभी लोग अपने प्री डिपार्चर सप्लाई लेने के लिए प्लेग्राउंड जाएंगे। बोलने के बाद झांग हाइलू मुड़ा और चला गया। स्टूडेंट्स प्लीज ऑर्डर बनाए रखें और अपना सामान लेने के लिए लाइन में लग जाएं। इसी समय प्लेग्राउंड के सामने से एक अच्छी आवाज आई। यह स्कूल प्रिंसिपल की आवाज थी। एक अवेकेंड होने के नाते बिना माइक्रोफोन के भी उनकी आवाज काफी अधिकार वाली थी। अवेक, जैसा कि सभी जानते हैं, अलग अलग मेजर चुनने पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान अलग अलग रिसोर्स पैक मिलते हैं।
एक जैसी दवा और डोज वाली गोलियों के अलावा अवेकेंड स्टूडेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टैंडर्डाइज किए गए कोड वेपन मिलते हैं, मैकेनिक्स को बेसिक मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन मिलते हैं और रिसर्चर्स को बेसिक फायर आर्म्स मिलते हैं। जहां तक कल्टीवेशन की बात है, ये मेजर पहले कभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया था। प्रिंसिपल को भी नहीं पता था कि कौन सा वेपन सही रहेगा और थोड़ी देर हैरान रहने के बाद वह हंस पड़े। ये कल्टीवेशन स्टूडेंट, अपना सामान लेने के लिए मेरे पास आओ। ये सीन आम स्टूडेंट्स के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं शांति से स्टेज पर गया। स्टूडेंट, अगर तुम अब अपना मन बदलो तो मैं तुम्हें अपनी एप्लीकेशन बदलने के लिए एक स्पेशल परमिशन दे सकता हूँ। प्रिंसिपल ने सलाह दी, जरूरत नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। प्रिंसिपल चुप थे। ये लड़का इतना जिद्दी क्यों था? लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। मेहनत करो। प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को घूरा जो ये हंगामा देख रहे थे। तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी करो और अपना सामान इकट्ठा करो। इसी समय लंबे बर्फ जैसे नीले बालों, लंबे कद और नाजुक नैन नक्श वाली एक खूबसूरत लड़की वहां से गुजरी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे ध्यान से देखा। 20 मिनट बाद सभी को उनका सामान मिल गया था। प्रिंसिपल के कहने पर हजारों स्टूडेंट्स एक बड़े जुलूस में स्कूल से बाहर निकले। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर का माहौल थोड़ा टेंशन वाला था। कई स्टूडेंट्स बेचैन थे और एक दूसरे से बात करके टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने चुपके से खुद को देखा। क्या मुझे डर नहीं लग रहा? मैंने क्लास 6 से सुना कि वह न सिर्फ अपनी शक्तियों को जगाने में फेल हो गया, बल्कि उसे उसकी ओरिजिनल टीम ने भी छोड़ दिया। कौन बोझ उठाना चाहेगा? ये स्टूडेंट्स दिल खोलकर हंसे, जैसे इससे उनकी घबराहट कम हो गई हो। ठीक है, हम एग्जामिनेशन रूम 38 के एरिया में पहुंच गए हैं। अब हम जमीन से 200 मीटर ऊपर हैं। सब लोग कूद जाओ। मिलिट्री एयरक्राफ्ट का पिछला दरवाजा खुला और एस्कॉर्ट वालों ने हर किसी को एक पैराशूट दिया। सभी एग्जामिनर छोटी छोटी टीमों में बाहर कूद गए। एक बर्बाद जगह बेलों और खरपतवारों से भरी हुई थी, मच्छरों से भरी हुई थी और हवा में नमी थी। देखो, कौन है? अगर बाद में कोई अजीब जानवर दिखे तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? एक लड़की ने परेशान होकर पूछा। जरूर, हम मदद करेंगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में किसी क्लासमेट की मदद करके और फिर से रिपोर्ट करवाकर हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। एक हट्टे कट्टे लड़के के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। जैसे ही वे पांचों बात कर रहे थे, मेरे पीछे खंडहर से 3 पंखों वाले वुल्फहाउंड निकल आए। हर एक 1 मीटर लंबा और 2 मीटर लंबा था। अपने दांत दिखा रहा था और बहुत खतरनाक लग रहा था। हालांकि मुझे अपने पीछे पंखों वाले वुल्फहाउंड पर ध्यान नहीं गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। साफ है कि अभी तक जगह नहीं है। जंगल में इतनी लापरवाही करने की हिम्मत करना, यह लगभग मौत को दाद देना है। हालांकि उस हटे कट्टे लड़के ने यह कहा, लेकिन उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। पंखों वाले वुल्फहाउंड घने खंडहरों पर खड़े थे। उनकी डरावनी हरी आंखें सामने वाले की पीठ पर टिकी थीं और अचानक आगे बढ़े। मैंने बस 3 सिर वाले वुल्फहाउंड को देखा, बिना उनसे चकमा दिए या उनसे बचते हुए। ये बेवकूफ ये हमला करने ही वाला है। ये देखकर खंडहरों के पीछे छिपे 5 लोगों ने जोर से गालियां दी। ये एक पंखों वाला वुल्फहाउंड था, तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं। इसके नुकीले दांतों और पंजों को छोड़ दें जो पेड़ों को 2 टुकड़ों में फाड़ सकते, तो इसकी तेज रफ्तार की ताकत एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जितनी थी। अगर पंखों वाला वुल्फहाउंड सीधे हमला करे तो होश में आए लोग भी कुछ समय के लिए बेबस हो जाएंगे, जबकि जो जागे नहीं है वे सीधे टक्कर लगने पर बुरी तरह घायल हो जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन अगले पल मैं मुड़ा और अचानक हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग। हवा में 3 मुक्के लगे, जिससे तीनों विंग वुल्फहाउंड तोप के गोलों की तरह पीछे की ओर गए। उनमें से एक 5 लोगों के ग्रुप के ठीक सामने लुढ़क गया। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह छटपटा रहा था और तड़प रहा था और कुछ देर बाद मर गया। हट्टा कट्टा लड़का अपने पैरों पर मरे पड़े एच लेवल के जानवर को देख रहा था, जो पूरी तरह हैरान था। उसने सच में एक विंग्ड वुल्फहाउंड को मार डाला। यह कैसे हो सकता है? किसी ने धीमी आवाज में कहा। ली मिंग, इस आदमी ने यह कैसे किया? एक लड़की हट्टे कट्टे लड़के को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। ली मिंग ने मुश्किल से निकला, मुझे कैसे पता? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? एच लेवल के जानवर को तुरंत मारने के लिए कम से कम हेवनली ग्रेड अवेकनर होना चाहिए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के तीसरे दिन दोपहर तक पॉइंट स्कैनिंग शुरू नहीं होगी। उससे पहले कैंडिडेट्स को मारे गए जानवरों से सामान इकट्ठा करके रखना था। मैंने अपने चाकू की नोक से पंखों वाले वुल्फहाउंड के नुकीले दांतों को हटाया, फिर उन्हें अपने बैकपैक में रखा और बिना पीछे देखे निकल गया। क्योंकि रिफाइनिंग स्टेज पर आगे बढ़ने के बाद मेरे 5 और 6 सेंस बहुत बेहतर हो गए थे। मैं 100 मीटर के अंदर हवा के हल्के से वाइब्रेशन को भी आसानी से महसूस कर सकता था। इसलिए मुझे पंखों वाले वुल्फहाउंड और इन स्टूडेंट्स की मौजूदगी का पहले ही एहसास हो गया था। वे बस कुछ फर्स्ट ईयर अवेकनर थे। वे मेरे ध्यान देने लायक नहीं थे। 3 जानवरों के नुकीले दांत इकट्ठा करने के बाद मैं सीधे बर्बाद शहर के सेंटर की ओर बढ़ा। आप एग्जाम हॉल के सेंटर के जितना करीब पहुंचते हैं, जानवर उतने ही मजबूत होते जाते हैं और आपको उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। हेवनली डेस्टिनी कप में हिस्सा लेने के लिए आपको ब्लू स्टोन रैंकिंग में कम से कम टॉप 3 में होना चाहिए। इसलिए ट्रेन के सेंटर में F रैंक या उससे ऊपर के जानवरों का शिकार करना ही एकमात्र ऑप्शन है। एक टूटे फूटे चर्च के पास से गुजरते हुए अंदर से एक छोटी टीम निकली। उनमें से एक ने किंचुआन को हैरानी से देखा। वो चेन हाउ था, जो एलिमेंट्री स्कूल का उसका अच्छा दोस्त था। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? तुमने छुट्टी ले ली और मैं तुमसे फोन पर भी बात नहीं कर पाया। तुम ठीक हो? चेन हाओ ने यूं ही पूछा। मैं ठीक हूँ।
जब से मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसलिए मैंने चेन हाओ से कोई कांटेक्ट नहीं देखा है। अरे ये अच्छी बात है, तुम अकेले हो। झांग शुया और बाकी लोग कहाँ हैं? कोई बात नहीं, जब तुम अकेले हो तो मेरे साथ आओ। चेन हाओ बोलता रहा और मैं ताने से मुस्कुराया। ठीक है, यह तो हो गया। हमारे दो हेवनली हीरोज मिलकर हम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पक्का छा जाएंगे। चेन हाओ मुझे अपने साथ पाकर बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसने कहा। ये सब मेरे क्लासमेट हैं, अपने काम में बहुत अच्छे हैं। हे किन चुआन मेरा अच्छा दोस्त, बाद में हमारे साथ आना, उसका ख्याल रखना। चेन हाओ ने इंट्रोड्यूस कराया। मैंने बिना किसी परवाह के सिर हिलाया। वेई ताओ और बाकी दोनों मेरे एटीट्यूड से नाखुश थे, लेकिन चेन हाओ की खातिर ज्यादा कुछ नहीं कहा। डू मिंग ने मेरी तरफ देखा और कहा। मैं समझ गया था कि वे मेरे शामिल होने से नाखुश थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपने दाईं ओर खंडहरों की तरफ देखा। मुझे लगा एक अजीब जानवर आ रहा था, शायद जी लेवल का जानवर। कुछ कदम चलने के बाद चेन हाओ और उसका ग्रुप रुक गया और सावधानी से चारों ओर देखने लगा। तभी उनके दाईं ओर खंडहरों से जानवरों के भगदड़ मचाने की आवाज गूंजी। मलबे से 18 जानवर निकले। 1 जी रैंक टैंक पिग, 12 एच रैंक विंग्ड वुल्फहाउंड और 5 एच रैंक ट्विन टेल्ड रेलिक्स। किन चुआन और मैं जी रैंक टैंक पिग को रोकेंगे। तुम लोग एच रैंक के जानवरों को जितनी जल्दी हो सके संभालो, चेन हाओ ने ठंडे अंदाज में कहा। उसका चेहरा गंभीर था। बाकी तीनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, अपनी लड़ाई की तलवारें पकड़ी और बाहर निकल गए। टैंक पिग अपने नाम के मुताबिक जबरदस्त अटैक और डिफेंस करता था, जिससे उसे मारना मुश्किल हो जाता था। साफ था कि चेन हाओ का जी रैंक वाले जानवर को अकेले हराने का कोई इरादा नहीं था। वह फुर्ती से चकमा देते हुए और बिना अंडे की तरह हल्के फुल्के अंदाज में आगे बढ़ता था। चेन हाओ ने टैंक पिग से 4 या 5 मिनट तक मुकाबला किया और जब वेई ताओ और बाकी दो ने सभी एच रैंक वाले जानवरों को मार डाला तो वे टैंक पिग को घेरने और मारने के लिए शामिल हो गए। 10 मिनट से भी कम समय में उन्होंने सभी 18 जानवरों को खत्म कर दिया और 27 पॉइंट हासिल किए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में यह स्पीड काफी शानदार थी। हमेशा की तरह हर एक को 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा 2 पॉइंट अपने लिए रखे। मैंने अपने 5-20 टीथ आसानी से मान लिए। टीम का इनाम लेने के बाद वह स्वाभाविक रूप से बदला लेगा। और कुकू तभी खंडहरों से एक धीमी कर्कश आवाज आई, जैसे किसी सुनसान खेत में तीतर की आवाज। धत तेरे की, जी रैंक एल्विन शुतुरमुर्ग। आवाज से अंदाजा लगा कि कम से कम 10 जी रैंक एल्विन शुतुरमुर्ग थे। आवाज सुनकर वेई ताओ और दूसरों के चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। चेन हाओ ने भी त्योरियां चढ़ाई, फिर धीरे से चिल्लाया, वापस मुड़ो। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि एल्विन शुतुरमुर्ग आसपास के खंडहरों से उड़कर उन्हें घेर रहे हैं। उनके हाव भाव एकदम बदल गए। चेन हाओ ने अपनी लड़ाई की तलवार निकाली, पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में। अभी मेरे साथ रहने की कोशिश करो, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक आदमी उसके पास से तेजी से गुजरा। यह आदमी बहुत तेज था, इतना तेज कि उनकी आंखें उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। जब वह आदमी रुका और शुतुरमुर्ग की गर्दन मुर्गे की तरह तोड़ी, फिर उन्होंने मुझे शुतुरमुर्ग को अपनी ओर खींचते हुए देखा। चेन हाओ हंसा और किन चुआन को मुक्का मारा। तुम इतने ताकतवर कब हो गए? तुरंत एक जी रैंक जानवर को मारकर। तुम हेवनली रैंक अवेकनर तो नहीं हो, है ना? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। एक कल्टीवेटर? चारों कुछ हैरान थे। कल्टीवेशन हेल्थ मेंटेन करने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसमें कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है? उस पर किन चुआन को टीम में शामिल होने के लिए बुलाने का कुछ दबाव था, क्योंकि ये टीम खास तौर पर टॉप यूनिवर्सिटी के कट ऑफ स्कोर को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। उसने किन चुआन के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें असल में एक ताकतवर पैटर्न मिल गया था। ओल्ड डू, मेरा दोस्त काफी अच्छा है ना? चेन हाओ ने डू मिंग से खुश होकर पूछा। डू मिंग ने अजीब सी बनावटी मुस्कान दी। क्योंकि किन चुआन बहुत कमाल का है, मेरा सुझाव है कि हम आगे बढ़ते रहें। शायद हम 1500 से ज्यादा पॉइंट्स ला सकें और फिर हम किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें क्या लगता है किन चुआन? मुझे कोई बड़े खंडहर में झांग शुया की 5 लोगों की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। सावधान रहना, हम अब सिटी सेंटर के पास पहुंच रहे हैं और आसपास लगभग जी लेवल के मॉन्स्टर हैं। एक चश्मा पहने लड़के ने सावधानी से उन्हें याद दिलाया। उस बिना जागे किन चुआन के आसपास होने से हमें सावधान रहना पड़ सकता है। अब जब वह चला गया है तो हम लो प्रोफाइल क्यों रहें? जियाओ सॉन्ग ने आगे कहा। झांग शुया को थोड़ा बुरा लगा। क्या आखिरी मिनट में उसे टीम से जाने देना हमारी गलती थी? वह अभी तक जागा नहीं है और उसने साधना चुनी है। वह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास करेगा? एक और लड़की सन लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी प्यारी मिस झांग, आप अभी कौन सा अच्छा काम कर रही हैं? तभी आगे कुछ हलचल हुई। शेन लिंग ने धीरे से चेतावनी दी। ग्रुप तुरंत चुप हो गया और सावधानी से आगे देखने लगा। एक तेंदुए जैसा जानवर खंडहर से बाहर निकला। यह जानवर लगभग 3 मीटर लंबा और एक इंसान जितना लंबा था। पूरी तरह से काला था, जिसके सिर से पूंछ तक वो सुनहरी धारियां थीं। एक एफ रैंक जानवर, एक दोहरी धारियों वाला सुनहरा तेंदुआ। ये घायल है। एक हेवनली रैंक अवेकन वन एक एफ रैंक जानवर का शिकार कर रहा है। जियाओ सॉन्ग और टैंग यू ने ध्यान से आगे देखा। ये बाहर है। सन लिंग की आंखें चमक उठी। वह ये भी देखना चाहती थी कि कौन सा हेवनली रैंक अवेकन वन एफ रैंक वाले जानवर का शिकार कर रहा है। अगर वह उसके स्कूल का कोई होता
तो वह बाहर जाकर उनसे जान पहचान कर सकती थी। किन चुआन। सुन लिंग ये देखकर हैरान रह गई कि किन चुआन उन 5 लोगों में से था जो भाग रहे थे। उस आदमी की किस्मत बहुत अच्छी है, वह असल में वेई ताओ और दूसरों के साथ है। क्या तुम उन लोगों को जानते हो? झांग शुए पूछा। वे सभी हमारे स्कूल के अराकिन 1 है। उनकी टीम हमारे स्कूल में टॉप 30 में भी हो सकती है। किन चुआन बहुत लकी है कि उसे उनकी टीम में जगह मिली। झांग शुआ की आंखों में थोड़ी जलन थी। मैं सिर्फ चेन हाओ को जानती हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे इतने ताकतवर होंगे। टैंग यू ने जीप चटकाई। ये लोग सच में बहुत हिम्मत वाले हैं। F लेवल वाले जानवर का शिकार करने की हिम्मत कर रहे हैं। चलो चलो देखते हैं। ग्रुप ने तेजी से पीछा किया। आज उन्होंने काफी जानवरों का शिकार किया था, ज्यादातर G लेवल और H लेवल के, जब तक कि शाम के समय उनका सामना एक F लेवल जानवर से नहीं हुआ। उन्होंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन 2 धारी वाले सुनहरे तेंदुए ने मरने से पहले अपनी ताकत दिखाई और भाग गया। चीन हाओ ने कंफ्यूजन में किन चुआन को देखा। फुस। इससे पहले कि किन चुआन कुछ बोल पाता, एक तेज फुस आवाज आई और सुनहरे सूरज के डूबने को दिखाती रोशनी की एक धार हवा में फैल गई।